हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं लाइट इमिटिंग डायोड, which is also referred as a LED. Moreover, LED is quite different from your conventional diodes, जिसको मैं simple PN diode भी बोलता हूं। तो although I have not studied simple PN diode, but we can study LED very well. नाम से समझ में आ रहा है ये डायोड है, इसका मतलब इसके पास दो लेयर होंगे, एक P का होगा एक N का होगा। अगर दोनों के दोनों केमिकली कंबाइंड है सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन। और सिमिलरली दो लेयर से आप दो टर्मिनल बाहर निकालेंगे, जो P से कनेक्टेड होगा वो एनोड होगा और जो सिमिलरली N से कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। सो स्ट्रक्चर रिमेन्स वेरी सेम, बट एट द रिस्पॉन्स इट रिजल्ट्स द लाइट एट द आउटपुट साइड। सो एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या है डायोड है, वेयर अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड सच दैट द डायोड गोस इनटू द एडिक्वेट फॉरवर्ड बायस, देन इट इमिट्स द लाइट। इज दैट पार्ट क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस मैकेनिज्म या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये बेसिकली बेस्ड है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाय द वे आपने एलईडी विच इज अ डायोड के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा लगाया है जिससे कि इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो रहे हैं, गुड अमाउंट में रिकंबाइन हो रहे हैं, सो एट लास्ट यू विल बी रिजल्ट luminance, that means nothing but the light at the output. Is that part clear? तो ज्यादा देर किए बिना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आप फैक्ट्स लिखेंगे एलईडी के अंदर। एलईडी के ऊपर आप लिख सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। सो व्हेनेवर इन फ्यूचर आई रिफर एलईडी, बाय डिफॉल्ट आई एम रिफरिंग माय लाइट इमिटिंग डायोड, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं आप मैकेनिज्म या प्रिंसिपल। तो एलईडी जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये बेसिकली बेस्ड है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब आपका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अक्रॉस दी पीएन जंक्शन, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको रिस्पॉन्स में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ल्यूमिनेसेंस, या फिर मैं बोलूं ल्यूमिनेशन। तो यहां एक चीज ध्यान देना, तो आपका जो इनपुट होगा वो देख के समझ में आ रहा है। इनपुट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा आपका इनपुट, और इसका जो रिजल्ट होगा वो ल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं लाइट एट द आउटपुट, ये होगा आपका आउटपुट। तो इनपुट देने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का तरीका मैंने पहले ही देखा था। सबसे बेस्ट तरीका है द गिविंग अ प्रॉपर पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन। तो यहां आपका इनपुट जो हो सकता है वो कल के दिन वोल्टेज हो सकता है। वोल्टेज विल लीड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बेसिकली कन्वर्जन करना है, रिस्पॉन्स देना है इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक, तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा, ये सब लिखते चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, सिंबियोलिक स्ट्रक्चर। सिंबियोलिकली आपका लाइट इमिटिंग डायोड दिखता कैसे है। सो आई थिंक वी शुड हैव द क्लियर आइडिया अबाउट इट। सो लाइट इमिटिंग डायोड इज वेरी सिमिलर in symbol like simple PN diode, but only one difference we used to have here, we used to have the symbol of the radiation वो किसी भी एक वेवलेंथ लैम्डा का हो सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? और ये जो है आपका राइट वो क्या है, P साइड है, और सिमिलरली जो लेफ्ट है वो क्या है, N साइड है। इसको मैं बोलता हूं एनोड, और ये मैं बोलता हूं इसको क्या, कैथोड। सो दिस इज व्हाट माय सिंबॉलिक डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑन। LED radiates, light emitting diode radiates when it is kept in adequate forward bias। तो इसका मतलब LED जब रेडिएट करेगा या ऑन होगा, LED ऑन कब होगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब अगर बाय द वे कोई वी कट इन वोल्टेज अगर इन्वॉल्व है LED में तो उससे ज्यादा होना पड़ेगा, तो ये होगा when in forward bias। adequate बोल सकता हूं मैं। adequate का मतलब ये है कि it must be greater than the value of V cut in। और LED जो होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा when a reverse bias और the voltage lesser than क्या, V cut in is been applied। अग्री करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बट द मटेरियल विच वी आर गोइंग टू यूज इज गोना बी इंटायरली डिफरेंट, बट दैट्स फाइन। ये होगा P और ये क्या होगा, N। और आप अगर इसमें से क्या करना चाह रहे हैं, रेडिएशन या फिर लाइट इमिट कराना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दैट डिवाइस इन फॉरवर्ड बायस। सो इट कुड हैव लाइक दिस। ठीक, V वोल्ट लगा रहे हैं एंड यू आर कीपिंग दिस थिंग इन फॉरवर्ड बायस, forward bias। So the recombination takes place. Recombination, how the recombination will take place? Electron will migrate towards what, P side, which is nothing but a abundancy of hole, and similarly hole will migrate towards the N side where the abundancy of the free electron, and they'll get recombined। And once the recombination takes place, you know what is the basic feeling of recombination? The electron at conduction band is coming back to the valence band. That means they had to release their energy because they are coming from higher energy to lower energy. So basically based on the energy conservation law, they had to release the energy, and that energy they releases in form of what,
रेडिएशन. सो अगर बाय द वे यहाँ रिकॉम्बिनेशन लगातार हो रहा है तो डेफिनेटली दे हैव टू इमिट द एनर्जी एंड द एनर्जी इमिशन यूज्ड टू बी इन अ फॉर्म ऑफ radiation or light. We can call it radiation. We can call it radiation. Radiation. It's also called light, and it's sometimes it's also called photon emission. Photon emission. Photon जो हो रहा, photon packets आगे पढ़ रहा हूँ मैं क्या है, वो क्या करेंगे, emit करेंगे. इज इट पार्ट क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान देना, तो अगर ऐसा था तो आपका एक सिंपल पीएन डायोड था जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनता था, वहां तो कभी भी आपने लाइट का इमिशन नहीं देखा. तो उस डायोड और इस डायोड में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है द मटेरियल यूज्ड. ठीक है, तो कायदे से मैंने जो मटेरियल यूज किया है कहां, एक सिंपल पीएन डायोड बनाने के लिए और एक जो क्या एलईडी बनाने के लिए, दैट्स द डिफरेंस. तो लिख लेंगे द स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड. Special kind of materials are used for the fabrication of light emitting diodes. Special kind of materials are used for the fabrication of light emitting diode usually the direct band gap materials. तो मैं यहाँ जो मटेरियल यूज करता हूँ ना वो क्या होता है, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल. और जितने भी आपके सिंपल पीएन डायोड वगैरह जो होते हैं बेसिकली दे फॉल अंडर द इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स. इज दैट पार्ट क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूं. द वाइडली यूज्ड मटेरियल इज गैलियम आर्सेनाइड. गैलियम आर्सेनाइड, तो एक चीज ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्शनली देयर इज नॉट मच डिफरेंस. हाँ, बट द मटेरियल विच इज बीइंग यूज्ड for the simple PN diode is gonna be indirect gap type of material, which includes silicon as well as germanium. But in case of LED where the light has to be emitted or your basic purpose is to what, illuminate the light, in that case the material which you are going to use is gonna be direct band gap. So gallium arsenide with little bit phosphorus, they are the different examples of the direct band gap materials. And here it is nothing but the indirect gap. Indirect gap ये होता है सिंपल पीएन डायोड में, वेयर द रेडिएशन इज नॉट सीन. लाइक इट कैन बी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और इट कुड बी क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम. तो सिलिकॉन के साथ हो सकता है आप यहाँ क्या करो, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करो, सिलिकॉन के साथ पेंटा करो, जर्मेनियम के साथ क्या करो, ट्राइवेलेंट करो, पेंटा करो. बट देयर यू हैव सीन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लाइट इमिशन एट ऑल. सो बेसिकली द मटेरियल डिसाइड्स वेदर द लाइट विल बी इमिटेड और नॉट. इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस पर और आगे जाते हैं. तो बेसिक अगर मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करूं या बेसिक कंसेप्ट अगर नर्चर करने की कोशिश करूं, तो बेसिक नर्चर करने का कंसेप्ट ऐसा है. सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूं. ये क्या है आपका, रेज इन एनर्जी है. तो मैंने क्या किया है, कंडक्शन बैंड का लोअर एज ऑफ द एनर्जी को मैंने मार्क किया है क्या, EC. इसके ऊपर क्या है, पूरा का पूरा डिस्क्रीट एनर्जी और नियरली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, जो क्या बनेगा आपका पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड बनेगा. बट मैंने कंडक्शन बैंड के लोअर एज ऑफ एनर्जी को E से इंडिकेट किया है. सिमिलरली वैलेंस बैंड के अपर एज ऑफ द एनर्जी को मैंने EV से क्या किया है, डिनोट किया है. अब होगा ये, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से यहां एक्साइट होंगे, यहां से यहां एक्साइट होंगे. किस खुशी में यहां से यहां एक्साइट होंगे, आपका इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है वो हमेशा कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ लगेगा तो कहीं ना कहीं होल बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज F यूज्ड टू बी Q इनटू E. दैट मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी सेम. ये इधर की तरफ जाएंगे. और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है, बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी जस्ट रिवर्स देन द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे. तो बाय द वे ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, आपका एक कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, तो अगर जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो रिकम्बाइन होने की कोशिश करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन और होल अगर रिकम्बाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो कहां रखा हुआ है, कंडक्शन रीजन में, और वो कहां आने की कोशिश कर रहा है, वैलेंस रीजन में. बट कंडक्शन रीजन और वैलेंस रीजन के बीच का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, आप वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लेके गए और यहां क्या जनरेट हुआ, होल, और यहां क्या बना, इलेक्ट्रॉन. ठीक, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है कहां से, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, अप्लाइड E फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से. ठीक, लेकिन जैसे कि मुझे ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
जो क्या हुए हैं, एक्साइट हुए हैं, उसको अपने नेचुरल पोजीशन में आने की टेंडेंसी है। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन विच गॉट एक्साइटेड दे हैड टू कम बैक, उनको क्या आना होगा, नीचे की तरफ आना होगा। तो आने का बेसिक उनका फिनोमिना या फंडामेंटल ये होता है, वंस दे कम बैक टू द एज ऑफ द कंडक्शन बैंड either by emitting heat or vibration, and once they reach to the edge of the conduction band, thereafter they comes to the edge of the valence band by the process of emission, and I can call it E is equals to of hc upon lambda। तो ये एनर्जी इमिट करते हुए क्या करेंगे, बाहर आएंगे, और ये जो E होगा ना, वो होगा आपके कंडक्शन एनर्जी और वैलेंस एनर्जी बैंड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये जरूरी नहीं है एक्साइट होकर सीधे सीधे कहां जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड की एग्जैक्ट एनर्जी पे जाएंगे। इवन दे कुड बी एक्साइटेड एट हायर एनर्जीज, बट यस दे हैव गॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनोमिना, दे विल बी कमिंग बैक टू द व्हाट एज ऑफ द कंडक्शन बैंड, एंड देयर आफ्टर दे विल जंप टू द वैलेंस बैंड एट द एज ऑफ द वैलेंस बैंड। और वहां कहीं ना कहीं क्या होगा, फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम high energy to low energy level, they had to emit the energy, and the energy is emitted in a form of light, where the lambda is nothing but the associated wavelength of the light. Is that part clear? चलिए, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल हुआ कि आप जो एक्साइट कर रहे हो या फिर कायदे से आप इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा रहे हो, कंडक्शन रीजन में पहुंचा रहे हो, वो बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सिमिलरली जब वापस आ रहा है तो ये क्या होगा, कंडक्शन रीजन के जो डिस्क्रीट अपर लेवल के एनर्जीज हैं, वहां से लोअर एज ऑफ द कंडक्शन एनर्जी विच इज ईसी, ये यूजुअली हीट या फिर वाइब्रेशन ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करता है, अपने एनर्जी को लूज करता है और कंडक्शन से सीधे सीधे जंप मारता है कहां, वैलेंस एनर्जी पे। और इनका जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो बेसिकली इमिट करने की कोशिश करता है, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं। तो ओवरऑल समझ में ये आया मुझे तो ओवरऑल समझ में ये आया कि अगर बाय द वे आप डायोड में भी देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, होल की तरफ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर होल की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सिमिलरली होल इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, इनका क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, ये देखो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो जाके किससे रिकम्बाइन हो रहा है, होल से रिकम्बाइन हो रहा है। तो अगर होल इलेक्ट्रॉन अगर आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होने आया था होल से, उसने अपने एनर्जी को लूज की, और अगर वो एनर्जी लूज हुआ तो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ दे हैड टू इमिट द एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन एलईडी में मैंने जानबूझ के ऐसे मटेरियल चूज किए हैं जिसमें कि इमिशन ऑफ एनर्जी का फॉर्म क्या हो, फॉर्म ऑफ लाइट हो। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए, तो अगर इसी सीक्वेंस में अपन थोड़ा आगे जाके देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें कहानी ऐसी है, लिखेंगे नोट करके लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड और फोर्सफुली रिकम्बाइंड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड in forward bias, and when the recombination takes place, the reduction in energy level associated with the free electron, reduction in energy level or energy associated with the free electrons converts in a form of light and its associated energy. Full stop. Usually direct band gap has this phenomena. Is that part clear? चलिए, तो इसी सीक्वेंस में अपन एक चीज ध्यान देना। अब लाइट बहुत आ गया। अब मैं लाइट को समझने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज लाइट। तो यार एक्चुअली में क्या है, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ क्या ले लेता हूं, लाइट ले लेता हूं, समझने में थोड़ा क्या होगा, आसानी होगा। लाइट है क्या? लाइट जो है वो कुछ नहीं है, लाइट्स आर कॉल्ड the accumulation of photon पैक्स, या फिर मैं बोल सकता हूं ये क्या है, फोटोन पैक्स है। मैं ये सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख के चलना भैया, लाइट डज नॉट हैव एनी मास। तो लाइट कोई पार्टिकल तो नहीं है। पार्टिकल का मतलब पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट को बोलोगे या उस सब्सटेंस को बोलोगे जिसके पास क्या हो, मास तो हो। लेकिन लाइट आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि चेहरे में दर्द कर रहा है, सर लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मुझे दर्द कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट आपकी तरफ जो भी आ रहा है मास लेके नहीं आ रहा। दैट मीन्स लाइट डज नॉट हैव एनी मास, लेकिन लाइट के पास एनर्जी तो है जो वहां से यहां तक आया है। दैट मीन्स अगर मैं लाइट को थोड़ा फंडामेंटली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं, सो लाइट डज नॉट कैरी एनी मास।
मास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके साथ क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड है, एनर्जी एसोसिएटेड है। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा लाइट की स्टडी करूंगा, तो लिखेंगे लाइट is hypothetically, light is hypothetically understood as photon packets, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर बाय द वे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये क्या कर रहा है भाई, ये छोटे छोटे पैकेट्स आपकी तरफ रिलीज कर रहा है, ये फोटोन पैकेट्स आपको रिलीज कर रहा है। ये जो पैकेट्स है ना, इसके पास मास नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूं फोटोन पैकेट्स, इसके साथ मास इन्वॉल्व नहीं है लेकिन एनर्जी इन्वॉल्व है। अब यहां ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स हैं उसके साथ कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होगा। कैरेक्टर का मतलब मैंने ये बोला है कि मास नहीं है, एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो फोटोन पैकेट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड एनर्जी तो जरूर होगी। तो अब कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आता है कि अगर आपके पास लाइट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आपके पास स्प्रेडमेंट ऑफ द फोटोन पैकेट्स है या जनरेशन ऑफ फोटोन पैकेट्स है। तो एक फोटोन पैकेट का कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर तो होगा, एक आइडेंटिफिकेशन तो होगा, एक स्पेसिफिकेशन तो होगा। उस स्पेसिफिकेशन को मैं बोलता हूं क्या, एनर्जी एसोसिएटेड विथ द इंडिविजुअल फोटोन पैकेट, और इन जनरल आई मे ऑल्सो कॉल इट एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एनर्जी ऑफ लाइट। ध्यान देना, एनर्जी ऑफ लाइट कुछ नहीं भैया, एनर्जी ने दिया क्या है, वो उसने इमिट किया है फोटोन पैकेट्स। तो एनर्जी ऑफ लाइट अगर मैं कभी भी बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं बात कर रहा हूं एनर्जी ऑफ फोटोन पैकेट, इंडिविजुअल फोटोन पैकेट, फोटोन पैक। ठीक, कहीं ना कहीं यूनिट क्या होगी इसकी, ई लिख रहा हूं तो यूनिट जूल्स हो सकती है, और as I said the joule used to be a very large value, usually we used to see in, by the way, mechanical systems, लेकिन electronic system में the energy associated with the individual photon packets used to be very smaller, so usually I used to write in the form of electron volts. ठीक, and now the E, which is nothing but the energy associated with what, individual photon packets, is tightly connected with the wavelength of the individual photon packets. Now moreover, here the h is constant and c is constant. It has been seen the h and c is almost constant. h तो constant है, even c क्या है, speed of that photon packets. इस फोटोन पैकेट का क्या, बाय द वे अगर मैं देखता हूं c जो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट देखता हूं मैं तो कुछ नहीं होगा यहां पर, h जो है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, और सिमिलरली व्हाट इज सी ओवर हियर, इट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम which used to be the highest speed, which is nothing but 3 into 10 to the power 8. What is the lambda over there? The lambda is nothing but the wavelength किसका, photon packets का। और या फिर मैं बोल सकता हूं इट्स नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट भी बोलो, लेकिन लाइट बना किससे है, फोटोन पैकेट से बना है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, फोटोन पैकेट, पीपी। ठीक, डेफिनेटली अगर मैं इसकी यूनिट्स देखता हूं तो यूनिट्स क्या होगी, देखो भाई इसकी तो मीटर्स में होगी, अगर एसआई लेता हूं बट यूज्ड टू बी इन माइक्रोमीटर्स। स्पीड ऑफ लाइट लेता हूं फिर से, अगर मैं एसआई में लेता हूं तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। यूनिट ऑफ ई लेता हूं बाय द वे, यूनिट ऑफ ई विच इज नथिंग बट द एनर्जी, फिर से ऐसा यूनिट में अगर मैंने क्या ले लिया, जूल ले लिया। तो यहां से तो एक चीज क्लियर है कि ई को क्या होना पड़ेगा, जूल होना पड़ेगा। ध्यान देना, ई को क्या होना पड़ेगा, जूल होना पड़ेगा। लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, मीटर होना पड़ेगा। सी को क्या होना होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर और मीटर गया, और यहां से रिजल्ट जूल करने के लिए कहीं ना कहीं एच को होना पड़ेगा जूल सेकंड, सच दैट मीटर एंड मीटर ऑलरेडी गॉट आउट। यहां अगर मीटर सेकंड रहेगा तो सेकंड और डिवाइड बाय सेकंड एक दूसरे को रूल आउट करेंगे, तो एच की यूनिट भी यहां से समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं ये यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड। ठीक, अगर आपको बाय द वे ये जूल सेकंड के फॉर्म में नहीं है, अगर एक छोटी एनर्जी के फॉर्म में चाहिए, तो यू कैन राइट 6.63 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर -19 एंड देयर इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो घर में जाके कैलकुलेट करना, द थिंग्स आर क्वाइट इजी। व्हाट आई एम गोइंग टू से, सो प्लैंक कांस्टेंट एच को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड विच इज नथिंग बट 6.63 इंटू 10 पावर -34, 1.6 इंटू 10 पावर -19, और यहां जूल की जगह में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाई? बिकॉज द जूल हैज बीन चेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ वी डू, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, इंटू
सेकेंड। इज इट पार्ट क्लियर? सो यहां एक चीज ध्यान देना, H and C is the constant, but E and lambda they are directly what connected, or I can say E is inversely proportional to lambda. What is the E over there? The E is nothing but the energy associated with the individual photon packet. And what is the lambda over there? The lambda is nothing but the wavelength associated with the individual photon packet. लेकिन एक चीज ध्यान देना, यूजुअली कभी भी आपको प्रॉब्लम ये नहीं बोलेगा, या कभी भी आप अगर स्टडी कर रहे हो तो ये नहीं बोलेगा लैम्डा ऑफ द फोटोन पैकेट, आपको बोलेगा लैम्डा ऑफ द लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सिमिलरली आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटोन पैकेट, आपको हमेशा बोला जाएगा एनर्जी ऑफ लाइट। लेकिन है क्या भाई, आपके लाइट जो है वो छोटे छोटे फोटोन पैकेट से मिलकर बने हैं। आप उसमें से फोटोन पैकेट का अगर कैरेक्टर उठा के देखते हो तो वो कैरेक्टर या तो आप एनर्जी से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो या लैम्डा से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूजुअली मैं आइडेंटिफाई करता हूं किससे? लैम्डा से। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और एक चीज ध्यान देना, इफ द लैम्डा चेंजेस द कलर ऑफ लाइट चेंजेस। क्या अगर लैम्डा चेंज करेंगे तो कलर ऑफ लाइट चेंज होगा? ये इवन मैंने पहले भी देखा हुआ है। ठीक, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा एक वर्ड विबग्योर, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गेट में आ चुके हैं। विबग्योर, विबग्योर, ठीक, व्हाट इज दैट? ये है वायलेट, इंडियम, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या है? रेड। यहां बेसिकली आपका लैम्डा जो है वो क्या कर रहा है? स्टैकिंग मैनर में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं सबसे लोएस्ट जो लैम्डा होगा वो किसका होता है? वायलेट का होता है। और सबसे हाईएस्ट जो लैम्डा होता है वो किसका होता है? रेड का होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस डायरेक्शन में आपका लैम्डा क्या कर रहा है? रेज कर रहा है। ठीक, लैम्डा क्या कर रहा है? रेज कर रहा है। और इसी डायरेक्शन में आपका एनर्जी एसोसिएटेड या फिर एनर्जी ऑफ द लाइट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कल के दिन यहां से कुछ कंक्लूजन, अगर आप वायलेट का अगर क्या देखते हैं? लैम्डा देखते हैं, तो ये विजिबल लाइट के रेंज में, आई एम नॉट सेइंग लाइट के रेंज में, विजिबल लाइट के रेंज में क्या है? ये मिनिमम है। और लैम्डा ऑफ वी बोलना ज्यादा अच्छा होगा, लैम्डा ऑफ वी क्या है? मिनिमम है। सिमिलरली लैम्डा ऑफ आर क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, अगर बाय द वे मैं कनेक्ट करूं किससे? एनर्जी एसोसिएशन क्या है? मैक्सिमम है वायलेट का, और रेड का क्या है? मिनिमम है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताना, ये ई आएगा कहां से मेरे भाई? ये ई आएगा कहां से भाई? ये ई आएगा तब जब कल के दिन आपका क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन एनर्जी से वैलेंस एनर्जी पे क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ना, विच आई कैन से EC माइनस EV, वही क्या होगी? वैल्यू ऑफ E होगी। इसका मतलब जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना E, वो कायदे से डिसाइड करेगा आपके इस E को, या फिर मैं ये बोलूं फॉरबिडन एनर्जी गैप जो EG है विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ E, तो E डिसाइड करेगा आपके लैम्डा को और लैम्डा डिसाइड करेगा आपके कलर को। इज दैट पार्ट क्लियर? तो कायदे से मैं ये भी बोल सकता हूं कि ओवरऑल लगभग ये समझ में आया कि आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा EG नॉट वो होगा 1/लैम्डा के बराबर। ठीक है, और अगर बाय द वे आपको किसी भी प्रॉब्लम में अगर लैम्डा दिया हुआ है तो E आसानी से निकाल सकते हो, बिकॉज द HC इज नोन। एंड सिमिलरली अगर किसी प्रॉब्लम में अगर E दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो? लैम्डा निकाल सकते हो। सिमिलरली EG नॉट को अगर आप कंपेयर करते हो, या EG फॉरबिडन एनर्जी विच इज इक्वल्स टू HC डिवाइड बाय लैम्डा, अगर एक मटेरियल डायरेक्ट बैंड गैप टाइप ऑफ मटेरियल है जो रेडिएट करने के लिए तैयार है, उसमें अगर आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर EG की वैल्यू निकल जाती है, आपको H और C डेफिनेटली नोन है, वहां से आप लैम्डा आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक लेआउट ले लेता हूं कि कायदे से आपका जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा फॉर द विजिबल लाइट तो ध्यान देना इंफ्रारेड भी है। कल के दिन आप रिमोट चलाते हो, आप टीवी के चैनल्स बदल रहे हो, तो उनके बीच का जो कॉन्टेक्ट होता है या कनेक्शन होता है वो भी क्या है? लाइट के फॉर्म में है। बट वो लाइट जो है उसके पास एनर्जी इतनी है कि आपका जो ह्यूमन आइज है उसको देख नहीं सकता। ठीक है, तो लाइट तो वो भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं? छोटा सा क्या कर रहा हूं? बैंड ले रहा हूं, बैंड ऑफ लैम्डा, जो बेसिकली डिफाइंड है किसके लिए? विजिबल लाइट के लिए। तो विजिबल लाइट का अगर आप क्या देखते हैं? रेंज देखते हैं। विजिबल लाइट का अगर आप रेंज देखते हैं, विजिबल लाइट किसका मतलब? जो आप क्या कर पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं। विजिबल लाइट का अगर रेंज देखेंगे, सो इट कम्स समवेयर 400 नैनोमीटर टू लगभग 720 नैनोमीटर। तो विजिबल लाइट का जो क्या है? रेंज है वो कहां? 400 से लेके 720 नैनोमीटर है। डेफिनेटली लोएस्ट साइड का जो रेंज होगा वो किसके लिए होगा? वायलेट के लिए होगा।
और सिमिलर जो हाईएस्ट साइड का जो रेंज होगा वो किसके लिए होगा, रेड के लिए होगा। तो रेड का वेवलेंथ लगभग 720 नैनोमीटर के आसपास है, या फिर मैं बोल सकता हूं 0.72 माइक्रोमीटर। और सिमिलरली वायलेट का जो क्या है, लैम्डा है, वो लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास है, या फिर मैं बोल सकता हूं 0.4 नैनोमीटर। तो इसके लिए आप मटेरियल भी पिक कर सकते हो। तो मेरे को एक्चुअली में अगर ये पता है ना लैम्डा, आप लैम्डा यहां फीड करो तो आपको लगभग ये भी पता चल जाएगा कि ईजी की वैल्यू रिक्वायर्ड क्या है। और ईजी अगर आपको पता है तो आप उसके हिसाब से क्या कर पाओगे, अप्रोप्रिएट मटेरियल चूज कर पाओगे कि जिस मटेरियल का ईजी अगर बाय द वे कितना ऑफर करता हो आपको, लैम्डा 400 नैनोमीटर, तो डेफिनेटली जो कलर इमिट होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, वायलेट। तो आप इसमें अगर डेटा रखोगे, तो मैंने डेटा रख के इसका कैलकुलेशन भी किया हुआ है। इसकी वैल्यू आ रही है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस बीच में, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी और यहां सबसे कम आएगी, क्योंकि आपने पहले भी देख लिया है व्हाट, लैम्डा एंड ईजी आर दी इनवर्सली कनेक्टेड। अगर एक ज्यादा होगा तो एक को क्या होना पड़ेगा, कम होना ही पड़ेगा। और ये विजिबल लाइट का रेंज है, और ये विजिबल लाइट के रेंज का क्या है, ये वेवलेंथ है, और ये क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एनर्जी से। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा देख के कि कायदे से कल के दिन अगर आपको लाइट इमिटिंग डायोड बनाना है तो मटेरियल तो डायरेक्ट बैंड गैप का होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके एनर्जी गैप ईजी के वैल्यू 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। और देख सकते हो आप सिलिकॉन और जर्मेनियम पहली बात तो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल थे ही नहीं, ऊपर से उनका अगर आप एनर्जी गैप भी देखते हैं, सो दे फॉल समवेयर एट 0.7 फॉर दी सिलिकॉन जर्मेनियम एंड इट फॉल्स समवेयर 1.1 फॉर दी व्हाट, सिलिकॉन। इज दैट पार्ट क्लियर? हाँ, लेकिन ये है कि अगर बाय द वे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं। अगर मैंने जैसे पहले बताया था मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड का अगर आप देखते हैं स्टडी करके, तो आपको यह समझ में आएगा कि इसके साथ एसोसिएटेड जो फॉर्बिडन एनर्जी गैप है वो कितनी है, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन ये तब भी रेडिएट करता है। और इसका जो लैम्डा का रेंज है ना, या फिर वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है वो लगभग है 873 नैनोमीटर, जो डेफिनेटली ध्यान देना मेरे विजिबल रेंज ऑफ लाइट के फॉर्म में तो नहीं फॉल करता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि रेडिएट नहीं करेगा, ये रेडिएट अभी भी लाइट करेगा, बट वो लाइट के लिए आपका जो आईज है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और बेसिकली दे आर नॉट इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, दे आर बेसिकली इंफ्रारेड लाइट्स एंड दे आर फॉलिंग इन अ रेंज ऑफ इंफ्रारेड। तो गैलियम आर्सेनाइड से जो क्या बनाए जाते हैं, आपके एलईडीज बनाए जाते हैं, वो बेसिकली इंफ्रारेड लाइट्स के लिए बनाए जाते हैं, जो आपके रिमोट के सामने में एक बल्ब सा स्ट्रक्चर लगा होता है। बेसिकली वहां से लाइट इमिट तो होता है, बट हमारा जो ह्यूमन आइज है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो आई थिंक एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि क्या है। तो लाइट में एक चीज ध्यान देना, लाइट आर मेड ऑफ फोटोन पैकेट्स। फोटोन पैकेट्स का अगर आप कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हो तो या तो आप उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी ई मार्क कर लो, जो ई होगा किसके बराबर होगा, एस सी बाई लैम्डा के बराबर होगा, या फिर आप वेवलेंथ मार्क कर लो, लैम्डा के बराबर होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर आपका एनर्जी ई चेंज हुआ तो लैम्डा चेंज होगा। तो यहां से समझ में ये आया साहब, कल के दिन अगर आपने मटेरियल से छेड़छाड़ की तो एक्सपेक्टेड है कि आपका ई जी चेंज होगा। ई चेंज होगा तो आपका कहीं ना कहीं कैपिटल ई चेंज होगा, ई चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, और लैम्डा चेंज होगा तो क्या होगा, लाइट का कलर चेंज होगा, अगर वो कहां हो, विजिबल लाइट के रेंज में हो। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये बात हुई किसके, एक इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स के। अब मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कीप इन माइंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑफ लाइट इज टू इंटायरली डिफरेंट थिंग। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light, keep in mind the intensity of light is entirely different from the intensity क्या, energy of light। energy of light कुछ नहीं है, individual photon packet का कैरेक्टर है, जबकि intensity जो है वो speed of the photon packet है, ऑफ द फोटोन पैकेट है। तो मेरे को ये मतलब नहीं है कि फोटोन पैकेट का कैरेक्टर क्या है, भाई जो भी है वो कितनी स्पीड से आ रहा है। जैसे कि कल के दिन मैं आपकी तरफ पार्ले जी फेंक के मार रहा हूं, तो इंडिविजुअल एक पार्ले जी पकड़ लिया, उसको खा रहे हो, आप खा रहे हो तो इसका मतलब एक पार्ले जी या फिर एक फोटोन पैकेट का कैरेक्टर देख रहे हो, वो होगा उसका एसोसिएटेड एनर्जी और लैम्डा। लेकिन वो कितना रफ्तार से, कितने आपके क्या पार्ले जी आपकी तरफ आ रहे हैं एक सेकंड में, वो पार्ले जी की एनर्जी नहीं होगी, वो क्या होगी, एक्चुअली में इंटेंसिटी होगी। वो तो कल पार्ले जी का भी हो सकता है और कल बाय द वे एक दूसरा बिस्किट मैरी का भी हो सकता है। तो मैं अगर पार्ले जी और मैरी का अगर मैं स्ट्रक्चर अगर एनालाइज करने जाऊं तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी और लैम्डा निकाल के देगा, लेकिन वो कितनी रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा है या कितनी डेंसिटी की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको क्या देगा, एनर्जी की जगह में इंटेंसिटी देगा। तो इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पैकेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब
अगर आप एक एरिया लेके खड़े हो गए, एक सेकंड में अगर इससे 5 फोटॉन पैकेट्स क्रॉस हुए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ये फोटॉन पैकेट का कैरेक्टर क्या था, और अगर कल के दिन 10 क्या हुए फोटॉन पैकेट क्रॉस हुए उसी एरिया में उतने ही टाइम में, तो कायदे से आपका सेकंड केस में जब 10 फोटॉन पैकेट क्रॉस हुए थे ना, तब कायदे से लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी इन कंपेयर विद द फर्स्ट सिचुएशन जब इस एरिया से केवल क्या हुए थे, 5 फोटॉन पैकेट क्रॉस हुए थे। तो ध्यान देना, इंटेंसिटी इज नथिंग टू डू with the E and lambda, it is just had to do with the what speed of the photon। ये होगा इंटेंसिटी 1 और 2, ठीक। दूसरे के केस में इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। वैसे देख सकते हो कि कल के दिन अगर आप एलईडी लाए, जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो ऊपर एलईडी है, कल की जगह में आप 10 वाट की जगह में 20 वाट ले आए 20 वाट ले आए, तो यार एक चीज ध्यान देना, 10 वाट और 20 वाट के लाइट के कलर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब लैम्डा डिफरेंट नहीं है, लैम्डा डिफरेंट नहीं है तो ई डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब इंडिविजुअल फोटोन पैकेट में जो एसोसिएटेड एनर्जी है लैम्डा था वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, लाइट की इंटेंसिटी चेंज हुई है, लाइट का ब्राइटनेस चेंज हुआ है, वो ज्यादा लाइट आ रहा है। कैसे आ रहा है, इसका मतलब फोटोन पैकेट के कैरेक्टर में चेंज हो ना हो मारो गोली, लेकिन फोटोन पैकेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ दौड़ के आने की कोशिश कर रहा है। सो कीप इन माइंड, एनर्जी टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स, whereas the intensity talks about the speed of the photon packet irrespective of the nature of the photon packet। अग्री करते हैं? So they are entirely different। तो आपको समझ में आ गया होगा, लाइट में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स होंगे, ई एनर्जी एसोसिएटेड, कल के दिन उसको एनर्जी ऑफ लाइट भी बोला जाता है, लैम्डा, कई बार इसको बोला जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन है क्या है अभी भी कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल फोटोन पैकेट। और इन सब से परे है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कुछ नहीं है फोटोन पैकेट का, क्या है, स्पीड है। इसे पढ़ लिया। चलिए, तो अब मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं आपको, डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, एनर्जी लेवल ये है क्या, तो कुछ नहीं है। ध्यान देना, मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गैप मटेरियल के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गैप मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट में लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। द गैलियम आर्सेनाइड कुड हैव बीन one of the best possible example for the direct gap, but there are several materials which comes under the direct band gap recombination, and similarly indirect में हो सकता है silicon and germanium। next अब यहां आप क्या कर सकते हो, एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हो, एनर्जी बैंड डायग्राम डायरेक्ट का। सो ये हाईएस्ट पॉसिबल है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन कहां रखा हुआ है, एज ऑफ द कंडक्शन बैंड पे रखा हुआ है, वो वैलेंस बैंड पे सीधे जंप करेगा विदाउट टेकिंग एनी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन बिटवीन ईसी एंड ईवी। तो यहां जो जंप है वो क्या है, आपका डायरेक्ट जंप है, डायरेक्ट जंप। और यहां पॉसिबल ये है कि because of the impurities in material there will be a formation of few discrete energy level in between conduction and valence band, and they will be migrating in this fashion. That means first they came from EC, then they waited at the discrete energy level which is in between EC and EV. Thereafter they might come with another discrete energy level, and thereafter they fall at EV. So that means I can say they are not straight away jumping from the conduction band to the valence band, and here, sorry, they are direct jumping from conduction to valence band, but here they are having the discrete energy level. That is why it's called indirect energy level. Next अब कुछ थ्योरी लिख लो, लिखेंगे indirect band type of material, the electron is highest possible, the electron has highest possibility, कौन सा इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिख लेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन has highest possibility that without colliding any of the atoms in between it will be directly recombined with the corresponding hole। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी अगल बगल के एटॉमिक स्ट्रक्चर से या लैटिस स्ट्रक्चर से टकराए बिना सीधे क्या करने की कोशिश करेगा, होल्स में रिकंबाइन करने की कोशिश करेगा, and hence most of the time it results radiation at output, इसका मतलब ये मान के चलता हूं कि आपका मोस्ट प्रोबेबल ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा होल से रिकंबाइन होगा विदाउट कोलिजन, किससे, एटम से। ऑल्दो ये थ्योरी है, कोलिजन तो होगा बट चांसेस आर लेस। और यहां क्या है, ध्यान देना,
electron comes from conduction to valence band, or the free electron before recombining with the whole collides with the nearby atomic structure or lattice structure, and hence loses its momentum and recombines at last with the whole. And in this process, most of the time the energy is liberated in form of heat. मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस केस एनर्जी इज लिबरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां क्या है, ये डायरेक्ट उछल के आया, तो लगभग जो क्या है, कोई कोलिजन नहीं है, तो यहां जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रेडिएट हो रहा है या किस फॉर्म में इमिट हो रहा है, ये रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो रहा है। लेकिन जो आपका कंडक्शन बैंड का जो क्या है इलेक्ट्रॉन, वो अगल बगल के अगर किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर टकराता है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा, और जैसे ये वैलेंस बैंड में आएगा तो देखिए एक चीज तो समझ में आ गया साहब कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी को टुकड़ों में क्या करके आया है, डिस्ट्रीब्यूट करके आया है। और अगर कोलिजन हुआ है तो कहीं ना कहीं कोलिजन से मैकेनिकल एनर्जी आपके पिक्चर में आएगी, और वो क्या करने जा रहे हैं, इमिट करने जा रहे हैं एनर्जी। इमिट बोलना तो गलत होगा, हीट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। ठीक, तो यहां क्या है, आपका जो लगभग आपने देखा होगा मोमेंटम जो है वो क्या है, कंजर्व्ड मोमेंटम। आप शायद फिजिक्स के 11-12 में पढ़े होगे, m/v। तो अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन सीधे यहां से यहां जंप कर रहा है, इसका मतलब अपनी वेलोसिटी को वो चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। बट यहां अगर टकरा के ऊपर से नीचे आ रहा है या फ्री इलेक्ट्रॉन टकराते हुए कहां होल के साथ सबमर्ज हो रहा है, तो उसका मोमेंटम तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मोमेंटम रिलीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसे पार्ट लिया। तो चलो लास्ट में मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, ई के डायग्राम बना सकता हूं। ई के डायग्राम देखो क्या है, ई के डायग्राम ये है के, ये है ई। ई कुछ नहीं है, एनर्जी बैंड डायग्राम में जो आपने एनर्जी देखा वो वही एनर्जी है। के आपके लिए नया होगा। के जो है वो कुछ नहीं है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है। आप के को कनेक्ट करके चलो भाई मेरे, किससे, एमवी से। किससे, एमवी से, मोमेंटम से, एमवी से। तो इसका मतलब इस वर्टिकल लाइन में क्या है, कहीं ना कहीं आपके के की वैल्यू फिक्स है। तो आप आगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे तो आपका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, पीछे जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखेंगे जनरली आपने ये देखा है किसमें, डायरेक्ट बैंड गैप में, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो कहां, कंडक्शन से वैलेंस बैंड के बीच में जो होता है वो एक लीनियर वर्टिकल पाथ में होता है। ये फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्राफिकल बात कर रहा हूं। वर्टिकल पाथ में होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने कायदे से अपने के की वैल्यू को चेंज नहीं की। के की वैल्यू को चेंज नहीं की, इसका मतलब उसने अपने मोमेंटम को कंजर्व रखा हुआ है। ठीक, और यहां से जो रेडिएशन आपको देखने को मिलेगा इन फॉर्म ऑफ लैम्डा। लेकिन अगर यही केस आप किसका देखते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप, ये होगा ई, सॉरी के, और ये हो सकता है आपका ई, ये होगा ई। यहां कुछ ऐसा देखने को मिला है आपको, कुछ ऐसा। और कायदे से अभी भी अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने होल तक पहुंच तो रहा है रिकम्बाइन होने के लिए, बट इट इज टेकिंग इंटरमीडिएट स्टेट एंड देयर आफ्टर इट्स कमिंग बैक। यार जो भी हो, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम ज्यादा था बिकॉज इट हैज बीन केप्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, और इसके पास क्या है, मोमेंटम कम है। एक चीज ध्यान देना, एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही, लेकिन मोमेंटम को भी कंजर्व रखना पड़ेगा। आपने फिजिक्स 9-10 पे जरूर पढ़ा हुआ है। तो अगर बाय द वे आपके अगर ये मोमेंटम में रिडक्शन आया है, आपका मोमेंटम पहले ज्यादा था जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, और जो रिकम्बाइन होकर इसके मोमेंटम में अगर रिडक्शन आया है, तो मोमेंटम कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हुआ होगा। वो कहां ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर हुआ है अगल बगल के एटम को अगर उसने ठोका है तो ठोकने के कारण उसमें वाइब्रेशन हुआ है, और कायदे से अपने उसने मोमेंटम को ट्रांसफर किया है इन अ फॉर्म ऑफ क्या, वाइब्रेशन। तो यहां देख रहे हो कि कायदे से यहां ये अगर दोनों के दोनों स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में है, दैट मींस मोमेंटम एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज क्वाइट सेम। अगर सेम है तो इसका देखने का सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि सर ये अगल बगल में ठोक पीट नहीं रहा है, इसीलिए अपने मोमेंटम को ट्रांसफर नहीं कर रहा। लेकिन ये भाई अपने हायर मोमेंटम को लूज करने के बाद ये होल से क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने मोमेंटम को तो क्या किया है, लूज किया है। ये जो होगा ये होगा डेल ऑफ मोमेंटम। अगर पी को अगर मैं मोमेंटम लेता हूं तो डेल ऑफ पी है। डेल ऑफ पी कहां ट्रांसफर हुआ है, यहां ट्रांसफर हुआ है क्या, वाइब्रेशन के फॉर्म में, जो लिबरेट हुआ है इन अ फॉर्म ऑफ हीट। वैसे आप ई के डायग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने या समझने की जरूरत नहीं है, बस केवल थोड़ा सा फंडामेंटल रखो। ये बेसिकली
है तो ये क्लियर कि एनर्जी का कंजर्वेशन भी होगा, मोमेंटम का ही कंजर्वेशन होगा। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि एनर्जी का कंजर्वेशन, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो लैम्डा बन के निकल गया, मोमेंटम में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया था। यहाँ डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका एनर्जी रिलीज भी होगा, और ऊपर से आपने जो मोमेंटम लूज किया, क्यों लूज किया, अगल बगल के एटम को ठोकने पीटने के कारण। तो आई थिंक इतना डिटेल काफी होगा आपके लेजर्स के लिए। कल के दिन में जब इससे न्यूमेरिकल करूंगा तभी आपको एक गुड आइडिया आएगा कि बेसिकली एलईडी के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। इज ए पार्ट क्लियर? चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।